Assalamualaikum, good morning, subha bakhair. Everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and looks like Abdullah. It is Abdullah. Hello Abdullah, how are you? देखिए, ज़िंदगी में आपको पता है हर इंसान को तब्दीली का शौक़ होता है, तो मैंने भी अपना शौक़ पूरा करने की कोशिश की। अगर तब्दीली आप चाह रहे हो ना कि आपकी ज़िंदगी में आए, जैसा कि है मौजूद आजकल हमारे इर्द गिर्द भी तब्दीली, तो आपको वो शौक़ पूरा कर लेना चाहिए। या तो आपको सबक हासिल हो जाएगा या फिर आपको आदत हो जाएगी। आदत वाली ही बात होगी मेरा ख्याल है। इधर सबक तो कोई नहीं सीखने वाला, लेकिन मुझे ऑनेस्टली लगा कि जैसे अब्दुल्ला सडनली बिकेम अ पार्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स और कल जी मैंने शाहिद आफरीदी की नहीं थे, वो मैंने ही कराया था, जिस पे कॉलन मनरो और आजम खान ने आजम खान पर्टिकुलरली उन्होंने दुर्गत बनाई मेरी। हाँ, और उसके बाद वो लग ही रहा था, बिकॉज़ मैं सोच रही थी कि इधर हुआ क्या है। तो कुछ ये चीजें हमारे सामने आई, बट अब्दुल्ला इज वेरी मच हियर विद अस। अब्दुल्ला, नॉट बैड, लुकिंग नाइस, गुड चेंज। थैंक यू। अच्छा जी, गर्मियां बहुत आ गई हैं एक्चुअली। कराची में सूरज जो है ना वो भरपूर तमाज़ुत के साथ चमक रहा है। हाँ, दैट्स राइट। सो हमने सोचा जरा चेंज हो जाए। खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन बढ़ जाएंगे, थोड़े दिन में अच्छा ठीक, सही हो जाएंगे वापस। वुड बी बैक टू नॉर्मल एज इट वाज। दिस इज समथिंग वी शुड नॉट टॉक अबाउट। हाँ, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि या तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो मेरे बालों पे तनकीद ना कीजिएगा या फिर मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। और मैंने कहा नहीं बिल्कुल तनकीद नहीं करूंगी, और वो भी हो गया, और अब्दुल्ला भी बैठे हुए। आई गेस टू बॉटम टीम्स हैं ना, ये कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी भी। अच्छा, आई वुड लाइक कराची टू विन सम मैचेस। एटलीस्ट कराची में मैचेस हो रहे हैं, तो कराची को कोई एक मैच तो सर्टेनली जीतना चाहिए। मुझे लगता है कि आज का शायद जीत जाए, होपफुली आज का जीत जाए, क्योंकि कराची के जो रिहायशी हैं, कराची के जो फैंस हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ स्टेडियम जाते हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, वो भी जरा खुश हो जाए, उनके भी जरा पैसे वसूल हो जाए। बॉटम से देखा जाए तो मुकाबला जरा सख्त हो जाएगा आज, बिकॉज पेशावर जो है वो 5वें नंबर पे है, कराची छठे पॉइंट पे, और पेशावर कराची जो है वो 6ठे नंबर पे है। So it will be anybody's game, but of course Karachi needs a win. अच्छा जी, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे कि बलूचिस्तान को दहशतगर्दी की नई और ख़तरनाक लहर का सामना है। 27 जनवरी को केच में हमला हुआ, एक हमले में 10 जवान शहीद हुए, और परसों रात गए क्या हुआ? दहशतगर्दों ने पंचगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले किए, जिसमें हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, इस हमले को नाकाम बना दिया। अपेरेंटली इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है, लेकिन शेख रशीद साहब से जान लेते हैं कि क्या उनमें इतनी सकत है कि वो इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड और इतने बड़े हमले कर सकें। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा सर, बलूचिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में, 1-1.5 हफ्ते में जो कुछ हो रहा है, सर्टनली पूरी कौम के लिए तशवीश की बात है। दहशतगर्दी की एक बड़ी और हौलनाक लहर है। BLA ने ऑल्दो इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन आपके अपने सोर्सेस क्या बता रहे हैं? टारगेट इनका यही था जहां पे हमले किए जा रहे हैं, या टारगेट इनका कुछ और था और यहां पे उन्होंने हमला कर दिया? और ये BLA अकेली है या फिर और भी तंजीमें हैं जो इनके साथ शामिल हैं इन कार्रवाइयों में? देखें, पिछले चंद दिनों से BNA और TTP और दाइश मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, और हमने TTP के 2 लोगों को मारा है इस्लामाबाद में भी, और कल जो लोग मारे गए हैं, अभी उसका फ़ाइनल तो नहीं पता लग रहा कि वो कौन सा ग्रुप है, लेकिन जो 9 नुश्की में मारे गए हैं और पंगजोर में मारे गए हैं, और इसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक मेजर शामिल हैं। और जिस बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, और जिस तरह उन्होंने आके पहले गेट्स पे जो है वो धमाके किए और बारूदी गाड़ियाँ इस्तेमाल की, और उनके पास लेटेस्ट असला है जो कि नेटो की फोर्सेस छोड़ कर गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने उनको मार भगाया, और वो उनका हमला कामयाब नहीं हो सका, और जो इरादे और जो प्रोग्राम वो लेकर आए थे वो बुरी तरह नाकाम हुए। और दोनों जगहों पे पाक फ़ौज जो है और उसके अदारे जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तरह पे उनका कंट्रोल है और उनके कंट्रोल में है। अच्छा शेख साहब, 1 साल पहले तक अफगानिस्तान में जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान में दहशतगर्द के वाक़यात में मुलव्वस अफराद तक रसाई में एक रुकावट ही रही। अब ऐसा ऑब्वियसली नहीं है। अब हालात जो हैं इस लिहाज से देखा जाए तो बेहतर है। अफगानिस्तान और ईरान की हुकूमतों के साथ मिलकर इन दहशतगर्दों को मुकम्मल कुचल देने का वक्त क्या आ नहीं गया? कोई बातचीत इस हवाले से हो रही है? मेरा ख्याल है कि तालिबान ने TTP को समझाने की पूरी कोशिश की है, वो नहीं समझ रहे,
और वहाँ दाइश भी है। कुन्नड़ में, नगहार में, नूरिस्तान में, पक्तिया में, खोस्त में, ये सारे हमारे बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ पे ये मौजूद हैं और ये गाहे बगाहे हमला कर रहे हैं और इनके हमलों में इजाफा हुआ है। कुछ रोज़ पहले इन्होंने तुर्बत में भी हमारे 10 जवानों को शहीद किया। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है एक नेक्सस है, PLA ने ऑल्दो जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन TTP भी है, दाइश भी, आपने कहा ये सारे मिलके अपैरेंटली एक अलायंस है जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसर पैकार हैं लोग। अब बताइएगा कि इस लेवल के मामला सर्टनली वफाकी हुकूमत खुद ही देखती है, लेकिन बहरहाल सूबाई हुकूमत का भी एक किरदार होता है। वो लोग जो सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, जो यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, मकामी ग्रुपों से जो राब्ते होने चाहिए वो हैं। सूबाई हुकूमत की पर्टिकुलरली इस ज़मीन में कारकर्दगी से वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला मुतमईन है? देखें, हमने तमाम सूबाई हुकूमतों को और तमाम ज़िम्मेदार हलकों को और तमाम अदारों को कल फिर दोबारा हाई अलर्ट जारी किया है कि इनको अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए, इन पे नज़र रखी जाए और इनको फ़र्स्ट हैंड इनसे निपटा जाए। और सूबाई हुकूमतें अपने ताईं पूरी कोशिश कर रही हैं इनसे निपटने के लिए, क्योंकि दहशत गर्दी और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो सूरत हाल बनी है उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये फ़ायदा उठा नहीं सकेंगे। और सारी सूबाई हुकूमतें, एक अनारकली लाहौर का वाक़या हुआ है जो जौहर टाउन लाहौर में वाक़या हुआ है, पंजाब में सारे मुजरम न सिर्फ पकड़े गए, वो इंडिया ने लॉन्च किए थे, बल्कि उनको 3-3 दफ़ा सज़ाए मौत भी हो चुकी है। अच्छा शेख साहब, ऑब्वियसली हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जब मुल्क पर इतना नाजुक वक्त आ पड़ा है तो सबको मिलकर पूरी तवज्जो से ही काम करना पड़ेगा। और इस मौके पर हसास वजारतों में तब्दीली की ज़रूरत, आपको लगता है कि कोई तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई है, या फिर आपको लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है अगर इस वक्त कोई चेंजेस लाए? देखें, ये आप सियासी सवाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल हसास सवाल यही है कि मुल्क को आगे चलना है और तब्दीलियाँ या ना तब्दीलियाँ मामूली बात हैं और जब वो वक्त आएगा उस पर बात की जाएगी। अभी तो वक्त ये है कि सबको इकट्ठा होकर इन सब लोगों का और हालात का मुकाबला करना है। इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह हम सब इकट्ठे हैं और पाक फ़ौज इनको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त देगी। हमने 80,000 जवानों की और सिविलियन की और बच्चों की शहादतों का एक रिकॉर्ड है जो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं, जिसने दहशतगर्दी को शिकस्त। सर्टनली सबको मिलकर मुकाबला करना है। अब सियासी बात हो ही रही है तो लास्टली शेख साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबको मिलकर दहशतगर्दी से लड़ना है, इसका मुकाबला करना है, पहले भी किया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आपको पता ही है कुछ अरसे से सीज़ फायर है नहीं, यहाँ भी गोलाबारी होती रहती है, कोई एक दूसरे को चोर चोर कहा जाता है, फिर वो लोग इस्तीफ़ा कहते हैं, तो एक इंतशार ही है जिसका फ़ायदा सर्टनली दुश्मन उठा सकता है। आपको नहीं लगता कि इधर इस वाले फ्रंट पे भी कुछ सीज़ फायर होना चाहिए? एटलीस्ट नॉर्मलसी तो आनी चाहिए। देखें, इंतशार और खलफशार उनके जुलूसों से नहीं पड़ने लगा। 3.5 साल हो गए हैं, 1 साल की और 1.25 साल समझ लें। वैसे तो आप 1 ही साल समझें, उसके बाद इलेक्शन सरगर्मियाँ तो अभी शुरू हो गई हैं। 3-4 महीने बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं। चोर को चोर कहते हैं और जो भागे हैं और जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट के ज़रिए भागे हैं और गलत डॉक्यूमेंट के साथ स्टे कर रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि ये बुज़दिल लोग हैं कि ख़ुद कोरोना से बच के इलाज नहीं करवा रहे और कौम को कहते हैं कि कोरोना में सड़कों पे निकलें। ऐसी बुज़दिल क़यादत जो है उसको एक्सपोज करना भी कौमी ज़िम्मेदारी है। बाकी अपोजिशन से बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जिन्होंने इसके मुल्क के ख़जाने को लूटा है और दौलत बाहर लेकर गए हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब फॉर गिविंग अस टाइम। और मुश्किल वक्त है, ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी। और बाकी मैं उन शहीदों के बारे में सोच रही हूँ एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि कितना मुश्किल है और दे आर एवर रेडी, क्योंकि इस वक्त अगर मुल्क में PSL हो रहा है जी, अमन का टाइम है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ इस किस्म की चीज़ें होंगी, लेकिन हो रही हैं। अच्छा, एक और फ्रंट पे हमारी जंग जारी है। 48 अफराद कोविड-19 के बायस, कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के बायस इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों में कोरोना के 6,377 टेस्ट मुस्बत आए हैं और 9.94 शरह है मुस्बत पॉजिटिविटी जो है ज़्यादा है, जो ज़्यादा है गुज़श्ता रोज़ की निस्बत तो एटलीस्ट ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भी हो गई थी। अभी फिर भी ज़रा आप सिंगल डिजिट की तरफ आ रहे हैं। आई एम होपिंग पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड और ये जो लहर है ये भी बिल्कुल इंशाल्लाह थम जाएगी। आपको बताएं कि
कि हर साल आज के दिन एक चीज़ के लिए मनाया जा रहा है, और आज के दिन जानलेवा मर्ज जिसको कैंसर कहते हैं उससे बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। और ये दिन मनाने का मकसद इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कैंसर जैसे मूजी मर्ज की वजूहात जानना और इसके खात्मे के लिए आवाम को आगाही फराहम करना है। और एक्चुअली इस फोरम पे भी हर साल हम इसको ऑब्जर्व ज़रूर करते हैं, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए हमारी कोशिश होती है। और कौन ही है हमें जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो जिसकी फैमिली में कोई ना कोई शख्स कैंसर से मुतासर नहीं हुआ है। हम सब लोगों ने इसको बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया है, एंड हाउ दिस टेक्स अ टोल ऑन द लाइफ ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट एंड द पीपल अराउंड। अच्छा जी, हमारे पास डॉक्टर मुनीरा मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। डॉक्टर मुनीरा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, अब बताइएगा, हम बहुत से अमराज के हवाले से यहाँ पे टीवी पे बात करते हैं, लेकिन क्या कैंसर का मरज़ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं बढ़ा है, कम हो रहा है, या जितने केसेस आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले रिपोर्ट होते थे उतने ही हैं तकरीबन? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपका जो सवाल है इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, मगर जो अगर हम आसान तरीके से इसको देखें कि एक पहली चीज़ ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ओवर टाइम, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना एक इंसान ज़िंदा रहता है हैज़ बीन इंक्रीजिंग। तो जैसे पॉपुलेशन एज होती हुई जाएगी तो कैंसर भी बढ़ता हुआ जाएगा। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे जो है कैंसर के मरीज़ ज़्यादा देख रहे हैं। कैंसर जो है हर एज पे आता है, इर्रिस्पेक्टिव के वो बच्चा हो या मिडिल एज्ड हो और या फिर एल्डरली। हमारी क्लिनिक में वी सी देम एट एवरी एजेस। और जो सम जो है कुछ कैंसर्स कुछ एजेस में बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉट ऑफ पान एंड गुटखा यूजेज इन द यूथ, तो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं हम वो ज़्यादा देख रहे हैं। सिगरेट स्मोकिंग भी हमारे यूथ में अच्छी खासी है, तो वो हम इन द 30s एंड द 40s एंड 50s हम सिगरेट रिलेटेड कैंसर्स भी देख रहे हैं। तो देयर आर जो सम कैंसर्स जो बढ़ रहे हैं, सम कैंसर्स जो स्टडी हैं, बट एज अ जनरल जो है हमारे over time there has been slow uptake in the number of cancers in Pakistan. अच्छा डॉक्टर मुनीरा, ये भी बताएं कि हमने देखा है कि डेवलप कंट्रीज जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह इफेक्टिवली इसको टैकल भी कर रही हैं। ऑफ कोर्स कैंसर तो आपने जिस तरह जो वजूहात बताई वो तो हर मुल्क की वो वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अवेयरनेस बहुत मैटर करती है, लाइफस्टाइल चेंज बहुत मैटर करता है। तो क्या किस तरह लोगों को कन्विंस किया जाए कि इस चीज़ से आप बच भी सकते हैं अगर आप कुछ सिंपल चेंजेस ले आए? सो पहली चीज़ जो है कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं जिसमें हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं वी अडॉप्ट दैट। तो एक होता है exercising, remaining healthy, remaining active. Second, watching what you eat, just having a healthy, balanced diet. Just an example, हमारे पास एक बहुत common question जो पूछा जाता है कि भाई मैं क्या खाऊं जिससे मुझे कैंसर ना हो। ऐसी एज सच कोई भी चीज़ नहीं है, मगर व्हाट आई ऑलवेज से एक एवरीथिंग इन मॉडरेशन, कि अगर भाई आपका जो है एक डाइट प्योरली एक मीट डाइट है तो चेंज करें थोड़ा उसको, ब्रिंग सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इनटू योर डाइट। सो दैट इज़ एक चीज़ ये होती है। सेकंड होता है एनुअल फॉलोअप्स, एनुअल एवेल्युएशंस। जो आप डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर रही हैं जहाँ पे कैंसर टैकल as you say आसान होता है, it is because कि they have very well established screening programs। तो स्क्रीनिंग का बेसिकली मतलब ये है कि भाई आप कैंसर को जो है एक बहुत अर्ली स्टेज पे या एक प्री कैंसर स्टेज पे आप डिटेक्ट कर लेते हो। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि आपका जो है ट्रीटमेंट, आपका आउटकम इज फार सुपीरियर। सो दे हैव वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो हमारे कंट्री में है नहीं। कोशिश करी जा रही है फॉर श्योर, आई शुड नॉट से दैट वी हैवंट मेड एनी स्ट्राइड्स, बट कोशिश हम बिल्कुल कर रहे हैं टू रेज अवेयरनेस। बट इट रियली इज अ अपहिल बैटल बिकॉज बॉटम लाइन एजुकेशन नहीं है ना, एजुकेशन इज अ बिगेस्ट हर्डल। और अफोर्डेबिलिटी का भी बहुत इशू है, अफोर्डेबिलिटी बहुत इशू है सर्टनली। डॉक्टर साहबा, कैंसर का इलाज सर्टनली बहुत महंगा है, लेकिन ऐसे बहुत से इदारे हैं जो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, और शौकत खानम को भी हम ज़रूर मेंशन करेंगे यहाँ पे, जो बहुत उन्होंने काम किया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि विद एवरी पासिंग ईयर, आज से 20 साल पहले भी कैंसर का इलाज होता था, आज 2022 में भी कैंसर का इलाज होता है। कैंसर के इलाज में कितनी एडवांसमेंट हुई है? यानी 10 साल पहले अगर किसी मरीज़ को आप जवाब देते थे तो आज क्या उस मरीज़ का इलाज मुमकिन है?
अब ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है. सो लाइक जस्ट माई ओन एग्जाम्पल कि आई ग्रेजुएटेड फेलोशिप इन 2010. तो जो मैंने फेलोशिप में जो है जो चीज़ें जो हमारा जो नॉर्म होता था जिससे हम ट्रीट करते थे टू व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट. अब तो कैंसर का जो है इट्स ऑल बिकम मोलेकुलर बेस्ड कि हम जो है साइट पे इम्पोर्टेंट होती है, मगर हर कैंसर वी अंडरस्टैंड कि हर कैंसर एक बहुत डिफरेंट किस्म का होता है और इतनी टारगेटेड ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, इतनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं कि आउटकम्स जो हैं कैंसर के बहुत बहुत बढ़ गए, अच्छे हो गए. सो इवन फॉर एग्जांपल एक जस्ट कि आप थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट में ले कि अगर एक पेशेंट जो लंग कैंसर का पेशेंट था जिसका सर्वाइवल अप्रॉक्सीमेटली 1 साल होता था, अगर उसमें कोई टारगेट अवेलेबल है, अगर हम उसको जो नई दवाओं से ट्रीट करते हैं, वी कैन इंक्रीज द लाइफ ऑफ दिस स्टेज 4 लंग कैंसर पेशेंट्स टू इवन मोर देन 3 to 4 years. तो वो उस पेशेंट के लिए जो डेथ सेंटेंस इमीडिएट है वो उसको एक अच्छी खासी जिंदगी मिल जाती है. तो सो ये जो है these new treatments have really changed cancer outcomes. But हमारा basically मसला ये है कि we come from a country where everything is the biggest hurdle is finances, and all of these medicines are extremely expensive. So that becomes our daily challenge in clinic. Indeed, that is a शुक्रिया challenge. डॉक्टर मुनीरा मूसा जी फॉर बीइंग विद अस. और दोबारा से एक दफ़ा लोगों को रिमाइंड करें कि जब भी हम किसी भी डॉक्टर से किसी भी मर्ज़ की बात करें तो लाइफस्टाइल चेंज करना, अपना लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना आपको किसी भी मर्ज़ से बचा सकता है, बी इट कैंसर, डायबिटीज़, एनीथिंग एल्स. लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वर्जिश बहुत ज़रूरी है जो हम ज़रा कम ही करते हैं, हमने देखा है. अब वैसे रुझान लोगों में तंबाकू वर्जिश का ज़्यादा आ नोशी गया है. और दूसरा प्रोसेस्ड फूड, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के निकालने की फेंक दें, कोशिश please. करें, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ, खालिस चीज़ों की तरफ आएँ वापस. दैट्स राइट. अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, सोचें ज़रा इस बारे में और ब्रेक के बाद मिलते हैं. अच्छा जी, दुनिया एक तरफ जा रही है, पंजाब हुकूमत के मसले कहीं और जा रहे हैं. तो हम वो पंजाब टोपियों वाले मामले से आगे बढ़े तो एक नया मामला तो सामने जी आया है। पंजाब हुकूमत में को एजुकेशन यानी मखलूत तालीमी मखलूत निज़ाम तालीम, पर लेकिन एवरीबडी अंडरस्टैंड्स को एजुकेशन, उस पर पाबंदी के मामले पर बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही है जी. यस, पाबंदी के मामले पर तो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स प्रोग्राम के लिए को एजुकेशन पर पाबंदी आयद की और मामला मीडिया पर आया तो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस ने परफॉर्मा जो था वो वापस ले लिया. अभी कंफ्यूजन ख़त्म नहीं हुई, आपको बताते हैं. वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब ने ये परफॉर्मा जो था पुराना करार दिया. हालांकि HED की वेबसाइट पर 2 जगह साफ साफ लिखा है निजी कॉलेजेस को मखलूत तालीम यानी को एजुकेशन ना होने का हल्फनामा देना होगा. लड़कों को सिर्फ मर्द टीचर्स और लड़कियों को सिर्फ खातून टीचर्स पढ़ाएंगी. ये सारी चीज़ें बीच में हैं और बॉयज़ और गर्ल्स के ब्लॉक भी अलग अलग होंगे और हल्फनामा जो है वो ओथ कमिश्नर से तस्दीक करवा कर स्टैम्प पेपर पर जमा कराना होगा. तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दी गई. नोटिफिकेशन की तस्दीक करते हुए हायर एजुकेशन के अफसर ने बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस की चंद वीडियो सामने आने पर प्राइवेट कॉलेजेस में को एजुकेशन की तालीम जो है उस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है. कर लो बात अब इस पर. मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये 1-2 एग्जाम्पल्स जो कि किसी भी कॉलेज किसी भी दुनिया में एनामली इस किस्म की होती है उस पे पूरी एक डायरेक्टिव जारी हो जाता है. फिर ये बात सुने प्राइवेट ये सो ऑल बॉयज कॉलेजेस या स्कूल्स की ये वीडियो देख लें तो फिर तो मेरा ख्याल है तालीम ही बंद कर दें. खैर, इससे पहले सितंबर 2021 में वफाकी तालीमी इदारों में ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी. को एजुकेशन पर पाबंदी के मामले पर पंजाब के हुकाम ने अब तक अपने मौक़िफ़ बदले ही हैं और कन्फ्यूजन अब तक बरकरार है. हायर एजुकेशन के वज़ीर यासिर हमायूं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा क्लैरिटी लेने की कोशिश कर लेते हैं. वैसे मैं कहता हूँ कि दुनिया में सारे मसले ख़त्म हो गए हैं कि हम ये नई नई चीज़ें लेकर सामने आते हैं. बहुत शुक्रिया यासिर साहब. पहले वजाहत कर दीजिए कि निजी कॉलेज़ को एजुकेशन ख़त्म करनी है या जारी रखनी है. वो जो नोटिफिकेशन है वो कैसे जारी हुआ, किसकी मर्ज़ी से जारी हुआ, किसके पास इतना टाइम है कि ये सारी चीज़ें सोच रहा है बैठ के और देख रहा है और फिर नोटिफिकेशन भी जारी कर रहा है. जी बिल्कुल, किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ. सिर्फ एक गलतफहमी पे मबनी था. तो इसलिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि HED ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ना ही ख़त्म की जा रही निजी मखलूत तालीम.
अच्छा चलें ठीक है, ये तो आपने बड़ा कर दिया। और अगर आपके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था, कुछ कंफ्यूजन और कुछ गलत हो रहा था, तो जाहिर है कि इसका जिम्मेदार भी कोई ना कोई तो होगा। तो इस तरह हुकूमत का इमेज ख़राब होता है। इधर बैठ के हम भी ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये हुआ क्या। तो जिसने ये किया उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, या कोई एटलीस्ट इंक्वायरी हो जाए कि ये क्या हो रहा है? नहीं जी, एक्चुअली 2010 से कोई भी पंजाब में जब कॉलेज रजिस्टर होता है तो उसके साथ एक एफिडेविट लिया जाता है, क्योंकि वो जब प्रोग्राम चेंज हो गया 4 ईयर तक, तो इतनी कोताही ज़रूर उन्होंने की कि वो एफिडेविट लेते रहे, लेकिन वो 4 ईयर प्रोग्राम पे उसका इतलाक नहीं करते थे। तो थोड़ी सी कोताही ज़रूर है DPI ऑफिस की, लेकिन ये कोई नया नोटिफिकेशन तो था नहीं, 10 से चल रहा था, किसी ने भी रिमूव नहीं किया, गुज़िश्ता दौर में भी नहीं हुआ, अभी नहीं, अब सिर्फ हाईलाइट कर दिया किसी ने इतना और रिमूव हो गया। अच्छा, इसका मतलब है इसको सीरियसली ना लिया जाए। बिल्कुल। ये असली रियासत साहब, अगर अब ये वजाहत हो गई है तो पंजाब हुकूमत की जानिब से दो टोक पैगाम भी मिलना चाहिए कि भाई कोई आप लोग इस किस्म की किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, और ऐसा नहीं है कि कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ अपने लेवल पर सर्टनली ये सिलसिला जारी रखें जैसे चल रहा है। हमने भी को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कॉलेज में भी पढ़ा। कोई वजाहत होनी चाहिए, आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है फिर क्लैरिटी दे दें? जी बिल्कुल वाज़ेह है, लोगों के पास ऑप्शन है। इवन अमेरिका जैसी जगह पे भी ऑल गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में इसकी इजाज़त है। ऑब्वियसली कुछ लोग ऑल गर्ल्स में पढ़ना चाहते हैं और जो कोएड में पढ़ना चाहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल क्लियर पैगाम है। मैंने उसको ट्वीट भी कर दिया है और बयान भी दे दिया आज ऑफिशियली। यासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक दैट इज द क्लैरिटी दैट वी आर गोइंग टू गेट। ऑल गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं, ओपन आपकी अपनी चॉइस है, पढ़ना चाहें आप पढ़ें, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो एटलीस्ट दिस वन कंफ्यूजन जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई थी, बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे थे जिस तरह हमने भी स्टार्ट की, बट एटलीस्ट क्लैरिटी हमें मिल गई है कि ऐसा कुछ नहीं है। यही हुआ ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ ऐसा ही है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। बहुत से जी हमें अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और बहुत से सवाल आ रहे हैं जैसे कि इज अब्दुल्ला भाई जॉइनिंग द आर्मी, हेयर कट इज ऑफ कैडेट्स। यू नो इट वुड हैव बीन एन ऑनर, बट नहीं, हमने इजहार यकजहती के लिए ये हेयर कट कराया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ठीक है, या तो आपको अच्छा लग जाएगा या फिर आपको आदत हो जाएगी, और जब तक आपको आदत होगी ये बाल बड़े हो जाएंगे और आई विल बी बैक टू द ओल्ड हेयर स्टाइल। और एक और चीज़ होती है कि बर्दाश्त करो, तो लिहाजा बर्दाश्त करें। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए कल आपको पता है मैं इतना उदास था, और आपको पता है इस बात का इदराक है आपको इस बात का कि मैं तो एक हफ्ते की छुट्टी पे गौर व फिक्र मैंने शुरू कर दिया था। क्योंकि हुआ ये कि मैं बाल कटवाने गया और मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो ये हुआ था मेरे साथ। और मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहते हैं वो जरा चेंज हम चाह रहे थे, आपके बड़े अरसे से 3-4 साल से एक ही तरह के बाल चल रहे हैं, तो मैंने कहा जरा चेंज कर दो। तो देयर आर लेसन्स टू बी लर्न्ड इन एवरी सिचुएशन। जैसे कि आपको पता है ये वो सिचुएशन होती है जब आप बाल कटवाने, जब आप सैलून जाए ना तो जागे रहें, अटेंटिव रहें, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, अगले को शायद आप पे गुस्सा चढ़ा हो, कुछ और वो आपको कर दे। मतलब बहुत से एग्जांपल्स हमारे सामने, सो यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। अब्दुल्ला इट्स ओके, वेरी नाइस। अच्छा, मैं सुबह से ना यहाँ से खींच रहा था, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, इसका फायदा कोई नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई बाल वो वाली खेती है जो कि अपनी है, और बाल तो आते जाते रहते हैं। सुहमेरा फराह से तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ही, क्योंकि ये दिस हैज बीन अ डोमेन व्हिच हैज बीन टोटली अ मेल डोमेन। मैंने वैसे पहले नहीं देखा कि कोई जैसे तो क्रिकेट कमेंट्री भी मेल डोमेन होती थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि उरूज मुमताज जो है वो क्रिकेट कमेंट्री में आई हैं और उन्होंने तहस नहस कर दी मेल डोमेन की ऐसी वैसी। और बहुत सारे हमारे लेजेंडरी, सनामीर भी उससे पहले थी, जो भी हमारी आई है, लेकिन अरूज का एक इम्पैक्ट है, इज अ वेरी गुड क्रिकेट कमेंटेटर। और उनकी मतलब उनका एक स्टाइल भी है और बड़ा एक रिस्ट्रेंट भी है और नॉलेज इमेंस है, और वो वैसे भी बड़ी मल्टी डायमेंशनल खातून है। मैं तो वैसे ही उनसे बड़ी इंस्पायर्ड हूँ। आपको पता है शी इज़ अ डेंटिस्ट, मतलब बड़ा उनका बिजनेस है। वो एक PCB की विमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्टर भी हैं। मतलब उनके बड़े, मैं सबसे ज्यादा वैसे अगर PSL में किसी की कमेंट्री एंजॉय करता हूं तो वो उरूज की करता हूं। और कल परसों उन्होंने वो जो ट्रक आर्ट वाले स्टिकर्स पहने हुए थे, एंड शी इज़ वेरी कूल एज वेल। अच्छा जी, खैर बात करेंगे, और हुमैरा फरा भी हमारे साथ होंगी, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन एम्पायर। लेकिन उससे पहले ये जो मुबारकबादें दी जा रही हैं हुकूमती सर्कल्स में, वो क्या हो रहा है आपको बताते हैं। IMF की सख्त तरीन शराइत जो हैं वो मानने के बाद पाकिस्तान को $1 अरब का कर्जा देने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अच्छा, वैसे बिल्कुल अगर अपने ऊपर रख के सोचें हुमा इसको, कि आपको किसी ने आपको कोई कर्जा देने पर राजी हो गया और उसकी शर्त ये हो कि आपने जो दिन में 2 रोटियां खाते थे वो आधी खानी है, और आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में
आने वाली है और आपको कर्जा मिल रहा है ऑल दो, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद दूंगा तो आप ऑफेंड नहीं हो हाँ, जाएंगी? मुबारकबाद मुझे अच्छी नहीं लगेगी, हालांकि एक रोटी शायद खा ही लूँ, इट डिपेंड्स की सिचुएशन क्या है, बट ये मुबारकबाद सिचुएशन तो नहीं होगी ना? डेफिनेटली मुबारकबाद। आप कहोगे कि भाई एक तो मुझ पे कर्जा भी चढ़ रहा है, मेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है, ऊपर से मुबारकबादें दे रहे हैं आप मुझे। तो और यही हो रहा है क्योंकि हुकूमती टीम जो है वो बड़ी खुश नजर आ रही है और वुज़रा भी IMF से पैसे मिलने पर मुबारकबादें दे रहे हैं, जो कि हम इस पर बात भी कर रहे हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि वही लोग हैं जो कर्ज को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मर्ज कहते थे और आज यही कर्ज मुल्क के लिए बड़ी नेमत करार दिया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो IMF ने मुल्क की तारीख की सबसे सख्त तरीन शराइत पर कर्जा दिया है, जिसे हुकूमत ने किसी न किसी तरह पूरा भी कर दिया। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस डील पर क्या कहते हैं, ये भी सुन लें। कल IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि IMF जो हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उससे एग्री करती है। ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, पता क्या नहीं कहना चाहिए वैसे, कर्जे मिलने की खुशी एक तरफ है। IMF ने बताया कि पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी, रवा साल महंगाई की शरह 10.2% रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। IMF हुक्काम का कहना है कि महंगाई में इजाफा और करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। ऐसी ही बातें एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट पर भी सामने आई हैं। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की मौशी तरक्की खराबियों से भरी है। बरामदात में कमी की वजह कम पैदावार और मुकाबला ना करने का रुझान है। पाकिस्तान को माली और तजारती पॉलिसियाँ कारोबार दोस्त माहौल के मुताबिक बनाने की ज़रूरत है। आलमी इदारों की तरफ से मुल्क की मईशत को कोई अच्छी सर्टनली इसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा रही और कर्जा मिलने से फ़िलहाल तो काम सर्टनली चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो IMF की आइंदा शराइत शायद और सख्त हो जाएँ, हम सब की ज़िंदगियाँ और सख्त हो जाएँ। और वो कौन था जो खुदकुशी करने को तरजीह देता था? बहुत आपने अच्छी बातें कुछ याद दिला रहे हैं, लेकिन IMF के पास जाने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लें और कर्जे और हाथ फैलाने से बेहतर है कि वो कोई थे ऐसे मेरा हमारे तो एक लीडर सवाल जानने यही है वाले। कि इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को आप मुबारकबाद वगैरह दें, पहले तो इस सवाल का जवाब ढूंढें कि आप इस कर्जा लेने तक की नौबत पे आए कैसे, जब इस रिजॉल्व नहीं, वो तो माजी के हुक्मरानों की वजह से आए ना। माजी के हुक्मरानों मतलब बहुत अरसा गुजर चुका है। इट्स लाइक आई डोंट नो इसको क्या आप कहेंगे कि अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप किसी अपने एक्स डिवोर्स्ड पार्टनर के बारे में कहते रहें कि जी उसकी वजह से ये हुआ या उसकी वजह से हुआ। इट्स नॉट गोइंग टू होल्ड एनी वाटर एनी मोर। अब बहुत साल गुजर चुके हैं इस बात को, तो लिहाजा सवाल ये बनता है कि इस नौबत पे कैसे पहुँचे कि इतना कर्जा लेना पड़ रहा है। तो दैट इज समथिंग दैट कैन बी आंसर्ड। सर, माजी की पॉलिसियों का माजी में जो भी होता है उसका मुल्कों की सूरत हाल पर जाहिर है, मुल्कों की हिस्ट्री में 3-4 साल का अरसा कोई अरसा नहीं होता, उस पर फर्क पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आगे 3 साल बाद हमें IMF प्रोग्राम की जरूरत न पड़े, क्योंकि फिर तो 6-7 साल हो जाएंगे। इसी चीज को तो ये नहीं हम मेक श्योर कर देखो, सकते। जिस चीज के वादों पे इंसान आए किसी भी सिचुएशन में, बेशक मुल्क चलाने आए या कंपनी चलाने आए व्हाटएवर, तो उन वादों की डायरेक्शन में तो जाए ना थोड़ा। और हुआ खुदकुशी और मुबारकबाद, 2 एक्सट्रीम्स है ना, कोई बीच की राह निकाल लेनी चाहिए मेरे ख्याल है इसमें। मेरा ख्याल है तकलीफ सारी ये है कि ये कोई मुबारकबाद वाली बात बनती नहीं थी। एनीवे जी, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं और जब हम उनको बुलाते हैं तो वो आ भी जाते हैं और थैंक यू सदाकत अली अब्बासी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि IMF ने बड़ी सख्त शराइत दी थी, लेकिन हुकूमत ने किसी ना किसी तरह पूरी कर दी और नई किस्त जो है वो जारी करने का फैसला हो गया। तो कितना बड़ा रिलीफ जो है वो मौजूदा हालात में इस कर्ज से मिलेगा? देखिए जी, IMF को बस कोई हम अपनी मर्जी से गए, हमें IMF ने नहीं कहा था कि हम उनके पास जाएं, और तभी मुल्क जाता है जब उसकी आमदनी और अखराजात में बैलेंस नहीं होता और बदकिस्मती से कर्जे इतने बढ़ गए, उनकी किस्तें इतनी बढ़ गई कि हुकूमत ने जितने इकदाम लिए उनके बावजूद एक तो IMF से कर्जा लेना पड़ा और साथ साथ IMF की स्टैंप अगर लग जाए और आप उसके प्रोग्राम में आ जाए तो आप एक मुस्तहकम मईशत के तौर पे माने जाते हैं। IMF की आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, जिससे आपको दीगर जो आपके मामलात होते हैं, आपके इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, आपके दीगर जो कर्जे लेने होते हैं, आपने दीगर जो फाइनेंशियल मामलात हैं, वो आसान हो जाते हैं। तो एक लिहाज से हम उसके प्रोग्राम में आ गए तो पाकिस्तान में जो करेंसी पे दबाव था अफ़गानिस्तान के मसले की वजह से, अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद जो वहाँ पे क्राइसिस है उसका जो दबाव था और करेंसी के रिज़र्व पे जो दबाव था
वो भी रुक जाएगा और करेंसी भी स्टेबलाइज होगी, कुछ थोड़ा नीचे भी आएगा, जो है ना रुपए की कीमत थोड़ी सी बेहतर होगी और डॉलर नीचे आएगा। तो एक लिहाज से ये अच्छा खासा रिलीफ है। लॉन्ग टर्म में हमें लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं उनका इम्पैक्ट भी आना शुरू हो गया, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हुकूमत ने मईशत को की मुश्किलात से निकालने के लिए और एक हंगामी तौर पे मईशत को अपने स्टेबिलिटी की तरफ ले चलें, अब आप ख़ासी खूबियाँ गिनवा रहे हैं इस प्रोग्राम में आने के बाद की, अगर सख्त तरीन होता जाएगा, अगर ये सिलसिला चलता रहा, ज़ाहिर है आइंदा में भी शराइत और ज़्यादा सख्त हों। आपकी पार्टी का एजेंडा, आपको याद होगा बासी साहब, कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से बाहर लाना है। अब क्या प्लान है? कब तक हम इस प्रोग्राम पर इन्हिसार ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, आपको समझना है कि ये दरामदात और बरामदात का आपस में मैच है। इस वक्त हम कोई 50 अरब से ज़्यादा की इंपोर्ट्स कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम पिछले 5 साल नवाज शरीफ साहब का दौर, जिसको बहुत लोग सुहाना दौर कहते हैं मईशत का, उसका 22-23 अरब डॉलर तक का इतना बड़ा खसारा था। और आखिरी साल तो इतना बड़ा पेमेंट का खसारा था कि 19.5 अरब डॉलर का खसारा था। उसको कम करने के लिए एक तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, जो पहली दफ़ा 30 अरब डॉलर इस पाकिस्तान से ऊपर जाने का सारी फोरकास्ट है। नंबर 2, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके रेमिटेंसेस जो हैं, जो तरसीलात ज़ार हैं, उनको बढ़ाना है। ये दोनों मिला के ताकि आपके इंपोर्ट के बिल के बराबर आ जाएं, ताकि आपको मज़ीद कर्जे ना लेने पड़े। तो वो हुकूमत की कोशिशें सारी बराबर साबित हुई हैं, सिवाय अगर कर्जे की किस्तें और उसका सूद निकाल दें तो ये हम जो आपका खसारा है उसको हम कवर करते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है, हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई, गैस महंगी होगी, ऑयल बहुत महंगा हो गया, खाने का तेल जो आपका पाम ऑयल है वो बहुत महंगा हो गया, और जो फूड आइटम है बहुत महंगी। इसकी वजह से ये खसारा थोड़ा सा दोबारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ा है। तो हुकूमत पूरी तरह अपना जोर लगाई हुई है कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं और जो आपकी रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ें, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई जाए। वज़ीर आज़म इस वक्त चाइना में, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाई जाए ताकि लॉन्ग टर्म में, लंबे तवील मुद्दत में पाकिस्तान के अपने जो ज़राए हैं डॉलर कमाने के वो बढ़ें, और बैरून मुल्क जो आपकी दरामदात है बैरून मुल्क से, उन पे इन्हिसार कम से कम। अच्छा वासी साहब, आपसे पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं और शायद इस टॉपिक पे भी हमने टच अपॉन किया हो कि मुल्क की मईशत के लिए सबसे अहम ये है कि हम बरामदात पर इन्हिसार कम करें, अपनी प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाएं। तो यहाँ ये तय करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्या हम ज़राई मुल्क हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, या सियाहती मईशत चाहते हैं? हम हैं क्या? हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट क्या है? हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ये हमने क्या समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और क्या इस तरफ भी हम कोई काम कर रहे हैं? देखिए, हम तीनों हैं। हमारा 20 से 24% जो हमारा आमदनी है वो ज़राअत से आती है। उसके बाद हम मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और सियाहत जो टूरिज़्म है और जो सर्विस सेक्टर है वो भी हमारा है। इन तीनों ने अपना अपना रोल प्ले करना है। हमें दरामदात हमारी बड़ी नहीं है, हमारी दरामदात महंगी होगी, जिससे ये खसारा आपको जो लग रहा है तजारती खसारा। दरामदात जैसे तेल की कीमत किसी दौर में 35 से 40 डॉलर थी, साल के अंदर वो 90 डॉलर होगी। इसी तरह जो पाम ऑयल है जो हमारे खुर्दनी तेल में इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगा हो गया। इसकी वजह से खसारा बढ़ने की वजह दरामदात की मिकदार नहीं है, उसका वॉल्यूम नहीं है, बल्कि उसका ओवरऑल जो वैल्यू है वो है, और वो वैल्यू महंगा होने की वजह से। तो उसका ज़रिया एक ही है कि हमने जो हमारी एग्रीकल्चर है वो भी माशाल्लाह तीनों के तीनों जो आपकी टॉप की फसलें हैं वो बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर का उसको रिफॉर्म करें, और उसका हमारे असरात भी आ रहे हैं। साथ साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ख़ासकर बहुत सारा डॉलर हमारा आ रहा है इस वक्त। हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो हमारी ग्रोथ है जो बहुत बड़ी है, उसकी वजह से भी बड़ा पैसा डॉलर आ रहे हैं, और हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बड़ा तेज़ी से 15% से ग्रो कर रहा है। तो तकरीबन 3-3.5% से आपका ज़राअत ग्रो कर रहा है, और 15% से आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है। और ये सारा वो है जो एक तो इंपोर्ट आपकी जो दरामदात हैं उनका मुतबादल तैयार करेगा, और दूसरा बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो एक्सपोर्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब। होपफुली इस IMF प्रोग्राम के बायस हमारी मुश्किलात कुछ कम हों, और जल्द कोई इस सिलसिले में स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि आइंदा हमें IMF के बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है, एक और किस्त की ज़रूरत ना पड़े, या इस पैकेज से बाहर निकलने की हम कोशिश करें। क्योंकि अब जो है वो बहुत सारे फ़वाइद सदाकत अब्बासी साहब ने बता दिए थे कि कितना फ़ायदा होता है IMF के प्रोग्राम में आने का।
He just mentioned all of this. There is absolutely no doubt को पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो हर शोबे में समाजी रुकावटों को तोड़ रही हैं और कितने हम आपको एग्जांपल्स दे चुके हैं. वन मोर टुडे. ओमान में जारी मर्दों की लेजेंड्स क्रिकेट लीग में पाकिस्तानी खातून ने अंपायरिंग करके देखने वालों को खुशगवार हैरत में डाल दिया. हुमैरा फरा पाकिस्तान की पहली खातून अंपायर भी बन गई हैं और उन्होंने लेजेंड्स क्रिकेट लीग में अंपायरिंग को एजाज़ और यादगार लम्हा करार दिया. ज़बरदस्त जी. हुमैरा फ़रा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की पहली खातून एम्पायर. सो हुमैरा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. लेकिन सबसे पहले हम इंटरेस्टेड हैं जानने में कि आपका सफ़र जो बड़ा यूनिक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? जी अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम. जैसे कि मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं छोटे होते स्पोर्ट्स लवर थी और मैंने कोई गेम नहीं छोड़ी जो ना खेली हो अपने बचपन में और अपनी जवानी में. और इसी से रिगार्डिंग मैंने स्पोर्ट्स साइंसेस में मास्टर्स किया और मास्टर्स करने के फ़ौरन बाद मुझे जॉब भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स मुझे जॉब मिल गई. तो पहले मैं खेलती रही और फिर उसके बाद मैं खिलाती रही. और जब 2005 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन विंग को अंडर अम्ब्रेला लिया तो मुझे पता चला, तो मैंने बगैर सोचे समझे अंपायरिंग कोर्स उन्होंने ऑफ़र किया. तो मुझे हमेशा से ही शौक़ रहा है कि मैं कुछ ना कुछ आगे पढ़ती रहूँ, रिफ़्रेशर कोर्स करूँ, आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखूँ. तो उसमें जब मुझे पता चला तो मैंने अंपायरिंग कोर्स ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2005 में इसको पास किया और इस तरह से पाकिस्तान की पहली वुमेन अंपायर बनी. और अभी ये जो लेजेंड लीग क्रिकेट जो हुई है उसमें भी मैं पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह पहली अंपायर हूँ. और इस तरह से इंटरनेशनल पाकिस्तानी इंटरनेशनल वुमेन अंपायर बनी हूँ. तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है. मैं बड़ी थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला की और उसके बाद पीसीबी की जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ पे जाने के लिए मुझे गो हेड का सिग्नल भी दिया और मैंने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया. आपकी बड़ी मेहनत भी है certainly उसमें. इंस्पायरिंग आपकी, तो मैं इस बात से ही इंस्पायर हो गई हूँ कि आपने स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स किया, जो कि काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन यू हैड अ विजन एज वेल, क्योंकि आपने छोड़ा नहीं. आप पहले भी बहुत इंटरेस्टेड थी स्पोर्ट्स में, उसके बाद भी आप लगी रही. अंपायरिंग का आपने कोर्स भी किया. हुमैरा, ये आपका पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था लेजेंड्स लीग में? जी हुमा, मैं बताती चली जाऊँ. जिस तरह से मैंने बताया है अपनी क्वालिफ़िकेशन का, तो मैं अभी भी पीएचडी स्पोर्ट्स साइंसेस को परसू कर रही हूँ. मैंने अभी तक अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं है. और इसी तरह से ये मैंने 2-3 साल पहले मैं बड़ी डिसहार्ट हो गई कि आगे कोई एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का. लेकिन मुझे पीसीबी अपने डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, आप ना उम्मीद मत हो, आप सबसे सीनियर मोस्ट हैं और आप ये कर रही हैं, इसको कंटिन्यू रखें. और ये पाकिस्तान में किसी फ़ीमेल के लिए ये फ़र्स्ट टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैंने अवेल की है. और ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अक्सर जब 2 टीम्स होती हैं तो 2 टीम्स में कोई 2-4 लेजेंड होते हैं, कोई दूसरी टीम में 2-4 लेजेंड होते हैं. लेकिन ये जो लीग में करके आई उस तमाम लेजेंड्स ही थे और तमाम दुनिया के लेजेंड्स थे. तो जाने से पहले मैं बड़ी परेशान थी कि इतने लेजेंड्स में मैं कैसे अंपायरिंग करूँगी. यहाँ पे लोकल मैचेस तो मैंने तकरीबन 200 के करीब मैचेस किए हुए हैं. तो इंटरनेशनल लेवल पे इतने कैमरों में और इतना लाइव सारा ये जाएगा DRS मेथड के ऊपर सारा. तो प्रेशर था वैसे कोई? सेंस ये जो सारे एक्सपीरियंस सारे लेजेंड्स थे, उनका एक्सपीरियंस तो आपसे शायद बहुत ही ज़्यादा होगा, तो उसमें आई गेस वो थोड़ी सी घबराहट भी होगी. बट यू डिड अ वंडरफुल जॉब. ये कोई फ्रेटर्निटी अंपायर्स की है जिसकी आप मेंबर हों, जिसमें और कोई फीमेल अंपायर्स भी हों? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे हम लोग जिस तरह से मैन अंपायर हैं इसी तरह से वुमेन अंपायर्स हैं. और जिस तरह से मेल को सपोर्ट करते हैं, बूस्टअप करते हैं और आईसीसी पैनल में भेजते हैं, इसी तरह वुमेन का भी हमारा एक पैनल है जो पीसीबी के अंडर आता है. और इसमें मेरे साथ और भी कुछ वुमेन अंपायर्स हैं. और लेकिन सबसे पहली वुमेन अंपायर मैं ही हूँ. और फिर मुझे देख के और लोग
बच्चियाँ और मेरी कुछ कुलीग्स जो हैं वो इंस्पायर हुई और वो मुझे अच्छा हुमैरा साहिबा, कोई लेजेंड्स लीग का कोई का इंटरेस्टिंग किस्सा आपको देख के certainly बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे और आप आने वाली जो नस्ल है उसके लिए भी एक इंस्पिरेशन है, तो बच्चियां क्या कर सकती हैं वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन ये लेजेंड्स लीग का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा तो सुनाएं आप, कोई मज़े की बात, क्योंकि सर्टनली ये वो लोग हैं जिनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं। अब आप उन्हीं के मैच की इंपायरिंग कर रही थी, एक तो प्रेशर सर्टनली था। प्रेशर के हवाले से मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, ये मजे की बातें आई एम श्योर इसमें भी आ जाएंगी, बिकॉज इतने बड़े लेजेंड्स आपके साथ हैं। वर दे आल्सो सरप्राइज्ड? वर दे आल्सो सरप्राइज्ड? चलिए यही बता दें सबसे पहले। दो मैं छोटे छोटे आपको इंसिडेंट बताती हूँ और वो बड़े मज़े के हैं कि एक मैच में मिसबाउल हक मेरे सामने बैटिंग कर रहे थे, मैं बॉलिंग एंड पे खड़ी थी, तो बॉल जो है वो पिच हुआ और उनके लेग गार्ड्स पे लगा, तो मैंने सोच के तो आउट दे दिया। आउट देने के बाद वो मुड़ के वो देख रहे थे तो वो चले गए। बहरहाल वो रिव्यू हुआ, रिव्यू में जब देखा तो वो मेरा डिसीजन ठीक था। तो जब रिव्यू में मैंने देखा ख़ुद भी कि मैंने आउट किसको दिया, मैंने मिसबाउल हक को आउट दिया है, क्योंकि जब हमारे सामने कोई प्लेयर होता है तो हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन है, हमें सिर्फ बॉल को फोकस करना है और उसकी मूवमेंट को फोकस करना है और हमें फेयर डिसीजन देना है, आइदर हमारे सामने कोई भी हो। तो जब सही डिसीजन होता है तो फिर बड़ी खुशी होती है। और उसके बाद एक मैच था जिसमें इंडिया महाराजास थे और दूसरा था वर्ल्ड जायंट्स का मैच था। उसमें 6 बॉल के ऊपर 8 रन चाहिए थे और वो आप समझ लें कि तमाम जो लेजेंड लीग का एक वो जो ओवर था, आप कह लें कि वो क्लासिक ओवर था। ब्रेट ली ने ओवर किया था। हुआ जी, ब्रेट ली ने ओवर किया था। उस ओवर में 8 स्कोर कोई बात ही नहीं है, जहाँ पे 30 स्कोर हो रहा है, 32 और 28 स्कोर हो रहा है, वहाँ पे 8 स्कोर कुछ नहीं था। वो मैंने बड़ी अच्छी तरह से, मतलब अपनी जितनी भी था मैंने कोशिश की कि उसको अच्छी तरह से करना है। उसमें वाइड बॉल भी हुए, उसमें 2 आउट भी हुए, कैच आउट भी हुए, रन आउट भी हुआ, तो मैंने अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखा। एंड ऑफ द ओवर ब्रेट ली ने आके मेरे कंधे को यूं थपका और उसने कहा, वेल डन लेडी, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, एक्सीलेंट जॉब। और मैं पीछे मुड़ के जब मैंने देखा, वो काफ़ी टॉल प्लेयर होते हैं, तो मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि ब्रेट ली मुझे जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर डैरन समी जो है वो बाउंड्री लाइन से दौड़ा हुआ आया और उसने कहा कि मैडम यू डिड अ गुड जॉब, वेरी गुड, बहुत ही इनकरेजिंग, यानी सारे आप, क्योंकि एक ओवर में सारा कुछ ही हो गया था। एक ओवर में हाँ जी, एक ओवर में सारा कुछ हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे। बाय द वे, ओलंपिक्स, हम खेलों की बात कर ही रहे हैं, ओलंपिक्स की, विंटर ओलंपिक्स की, सरमाई ओलंपिक्स की आज इफ्तिताही तकरीब है। चीनी वक्त के मुताबिक तो शाम 8 बजे है, रात 8 बजे है। आई गेस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ये अराउंड 5-6 बनेगा। ये ऑनलाइन आप देख सकते हैं और वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब मौजूद हैं, व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं और भी कुछ सरबराहान मुमलिकत हैं। सो एंड ऑफ कोर्स आपको पता है जी न्यूज़ विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। फिलहाल हुमैरा फरा से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी जर्नी है। हुमैरा, फाइनली बस ये बता दें कि फ्यूचर में, अभी नियर फ्यूचर में आप क्या देख रही हैं? आपकी ऐसी और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जब एक इंटरनेशनल एक्सपोजर इस किस्म का हो जाए, तो विच मीन्स कि वो दरवाजे खुल गए हैं। जी, मैं समझती हूँ कि जैसे मेरा बहुत अरसे से ये ड्रीम था कि मैं आईसीसी पैनल में इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कोई मैचेस सुपरवाइज़ करूँ, और ये अल्लाह ताला ने बस बैठे बिठाए अल्लाह ताला ने ये एक बहुत बड़ी नेमत और एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी और इस अपॉर्चुनिटी को मैंने अवेल किया। पहले फैमिली में एक बड़ा क्लोज़, मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, मैंने उसको सेक्रीफाइस किया, उसको छोड़ा और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। और इसमें मैंने जो 10-15 दिन का
ये जो टाइम पीरियड था, इसमें मैंने इतना कुछ गेन किया है, इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज गेन किया है कि मेरी अब सालों की मेहनत एक तरफ है और ये 10-15 दिन के अंदर मैंने बहुत सीखा और बहुत लर्न किया। और मेरी कोशिश है कि जैसे पहले मुझसे देख के इंस्पायर होके कुछ फ़ीमेल इस फील्ड में आई हैं, तो वो मेरी तरह हौसला मत हारें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये काम करें। आगे इंटरनेशनली जैसे मुझे ये चांस मिला है और मैं दुआ करती हूँ कि मुझे और मज़ीद चांस मिले और मेरे जो पीछे जो मेरे साथ और कुलीग्स हैं उनको भी चांस मिले। और जिस तरह से मेन अंपायरिंग में हमारा पाकिस्तान का बहुत नाम है, जैसे अलीम डार हैं और इसके अलावा और बहुत से नाम हैं जिन्होंने ICC पैनल में दुनिया में अपना नाम पैदा किया है। और मेरी ये ख्वाहिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं भी इस फील्ड में वुमेन की हैसियत से हमें कोई शक नहीं है हुमैरा साहिबा कि मुकाम हासिल करूँ। यू आर गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, बिकॉज ये डेफिनेटली एक ग्लास सीलिंग ही होती है ऑफ सॉर्ट्स जो आपने तोड़ दी है, जो आपने तोड़ी है, जो आपने ब्रेक किया है। एंड ऑल्सो आप जो PhD कर रही है ना, बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर दैट एज वेल, क्योंकि बहुत एवेन्यूज में माशाल्लाह आप इंस्पायरिंग है। Empowering is one, your studies are another thing. बहुत शुक्रिया मौजूद थी और certainly आप लड़कियों के लिए एक और करियर चॉइस by her, वैसे by the way। ब्रेक के बाद मिले। Welcome back. Good morning once again. अच्छा जी, करियर काउंसलर एंड एजुकेशनिस्ट आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंड इट्स फ्राइडे, तो हमने सोचा आपके सवालात कुछ उनसे शेयर कर लें। आबदी साहब, कोविड को अब तकरीबन 2 साल से ज़्यादा ही हो गए। इस दौरान दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन का रुझान बहुत देखा गया, IT में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, जिस तरह लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, और ये पूरी दुनिया ही बदल गई। तो इन हालात में कौन से नए शोबे हैं, कौन से नए सब्जेक्ट्स हैं जो सामने आए हैं जिसमें बच्चे बच्चियां अपने करियर ऑप्शंस बना सकते हैं आगे? अब जो नए कोर्सेज हैं जो कि हॉट कोर्सेज समझे जाते हैं, उसके अंदर मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट है, क्लाउड इंजीनियर है, UX डिज़ाइनर है, और उसके अंदर डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा और बिजनेस एनालिटिक्स के लोग हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जिनकी अब डिमांड होगी। और मैं ये समझता हूँ कि कैरियर काउंसलिंग की भी उसी तरह अहमियत बढ़ गई है, बिकॉज स्टूडेंट विल हमारे जो नौजवान तबका है उनको अब बड़ा सोच समझ के अपने स्पेशलिज्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बदलती हुई दुनिया, उसके साथ साथ ये वायरस, हो सकता है ये इस तरह का हम दोबारा कोई सिचुएशन खुदा ना करे अगर हम को आती है दोबारा इस किस्म की लहर या कोई जिससे हम गुजर रहे हैं मज़ीद, तो वी आर एक्यूप्ड, हमारी नौजवान नस्ल एक्यूप्ड है। हमें बार बार प्रोफेशन को स्विच ना करना पड़े और हम अपने काम को अंजाम दे सकें, प्रोफेशन जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया आबदी साहब। और डेफिनेटली IT इज़ द फील्ड टू गो। मतलब आप एक्चुअली ऑनेस्टली आप कुछ भी कर लें, आपको ये सारी डिजिटल से डरना नहीं है। जो होता है ना, लोगों को टेक स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है भाई, ये एक फील्ड है विच इज़ नेवर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट। एक ज़माने में लोगों ने BCS करना शुरू किया, MCS शुरू किया, उसके बाद कहने लगे अच्छा ये डिग्री तो बहुत से लोगों ने कर ली, इसके बाद नहीं काम आएगी। फिर बीच में कुछ रुझान कम हो गया। Studying IT would always benefit you. हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। आज उर्दू की मकबूल और मारूफ ड्रामा निगार, नावल निगार, अफसाना निगार बानो कुदसिया की आज 5वीं बरसी है। बानो आपा 28 नवंबर 1928 में फ़िरोज़पुर जो कि मौजूदा भारतीय पंजाब में है वहाँ पैदा हुई और 1950 में पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया। और मशहूर अफसाना निगार ड्रामा नवीस अशफाक अहमद साहब से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। बानो कुदसिया ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनका नावल राजा गिद्ध, विच इज़ एक्चुअली मोर देन अ नॉवल, इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट एवरीबडी शुड टेक। अच्छा जी, अब भी हम आपको दोबारा से रिमाइंड करा दें कि 48 अफराद गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। बहुत सौ की हालत तशवीशनाक है और इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं
जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। सो इन केस यू फेस्ट, वैसे कैसे आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है, बट इवन देन नहीं लगाई है, तो कोई बात नहीं, आप अभी जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। और अब तो बूस्टर और शॉट्स थोड़े लग से रहे हैं, वो भी लगवा डिस्टेंस भी लें। रखें, कुछ दिनों की बात है, अभी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। और ख़ासतौर पे आज का जो मैच होगा, क्या ही बात हो, अगर आप घर बैठ के ही देख लें पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच, और अपनी फैमिली के साथ ही देखें और ना मिंगल करें जो ग्राउंड for a में वो change। एहतियात करें। वी गेट सी यू ऑन मंडे, और कोशिश हमारी है कि मंडे को ज़रा कुछ नए एनवायरनमेंट में हम आपसे मुलाकात करें। Promises. Have a great weekend. Bye.